क्या है डॉपलर इफेक्ट, है ना? डॉपलर इफेक्ट क्या बोलते हैं कि जो पिच यानी कि फ्रीक्वेंसी है, पिच या फिर यूं कह लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, वो सोर्स के नजदीक आने पर और सोर्स के दूर जाने पर बदलती है। मतलब ये चीज उन्होंने स्टेशन पे नोट की थी। रेलवे स्टेशन पे उन्होंने ये नोट किया कि यार जब ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ आती है तो उसका हॉर्न अलग तरीके से साउंड करता है, और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल रही होती है तो हॉर्न के साउंड की फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है। तो इस वेरिएशन को उन्होंने डॉपलर इफेक्ट का नाम दे दिया, है ना? कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो हम लिसन सुनेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड व्हाट वी नोटिस is a different than frequency that is emitted by the source। और ये चीज कब होती है, मतलब कि सोर्स ने जो साउंड एमिट किया था उसकी फ्रीक्वेंसी से अलग फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देती है। ये चीज तब होती है जब व्हेन कह सकते हो कि सोर्स और लिसनर के बीच रिलेटिव मोशन है, सोर्स एंड लिसनर इन रिलेटिव मोशन कह सकते हैं, तब है ये चीज। देखो मतलब वो ये कह रहे हैं ना यार, ये कह रहे हैं कि ये जो वेरिएशन आता है काफी दूर से ट्रेन आ रही है ना? और जैसे वो नजदीक नजदीक आने लगती है, पिच हाई होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो आप लोगों ने भी अभी तो फिलहाल वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, बट एक्सपीरियंस तो तुमने भी किया ही होगा ऐसे, कि जब बहुत दूर से Yes. ट्रेन आ रही होती है तो धीमे धीमे, और जैसे जैसे वो नजदीक आती है मतलब ऐसे चुभने लगता है यहाँ पर, और आवाज टोन नहीं बदल रही उसकी। Yes, sir. तो ये वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये चीज क्यों हो जाती है, मतलब पास आने से बदलते क्यों है हम लोग, ट्रेन के पास आने से या दूर जाने से फ्रीक्वेंसी क्यों बदलती है? ठीक है, इसको कहा जा रहा है डॉपलर इफेक्ट, जो उसकी पिच में वेरिएशन आ रहा है, लो पिच हाई पिच और ये सब। ठीक है, तो ये तो समझ आएगा डॉपलर इफेक्ट किस चीज को कह रहे हैं, होता क्यों है ये चीज, किसकी वजह से हो रहा है ये और समझो, क्या रीजन है इसका। तो वो थोड़ा सा रीजन आइडेंटिफाई कर लें, बाकी तो एक सिंगल फॉर्मूले का चैप्टर है। तो थोड़ा सा डेरिवेशन एक बार समझते हैं इसकी, कि ऐसा क्या हो जाता है कि नजदीक आने से उसकी पिच हाई क्यों लगती है। सुनिएगा, सपोज कि कैपिटल एस से हम एक सोर्स को इंडिकेट कर रहे हैं, पॉइंट कैपिटल एस अ सोर्स, एंड पॉइंट ओ इज माय ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब जो उसका लिसनर है, साउंड का लिसनर, क्योंकि साउंड ऑब्जर्व नहीं होता, सुनते हैं। तो कैपिटल एस फॉर द सोर्स एंड ओ फॉर द ऑब्जर्वर। और ये सोर्स अभी जो आपने आवाज सुनी थी उसमें ट्रेन है, तो ये सोर्स की अपनी एक वेलोसिटी होगी वीएस, रनिंग है, ट्रेन है तो चल रहा है वो। और मे भी जो सुनने वाला है वो भी चल रहा है, सुनने वाला पर्सन भी चल रहा है विद सम स्पीड ऑफ वीओ, दोनों चल रहे हैं। ठीक है, और ये हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ जो साउंड यानी कि वेव है, वेव मतलब साउंड की स्पीड इक्वल टू स्मॉल वी है। पहले से ये भी क्लियर कर दें कि डॉपलर इफेक्ट लाइट में भी होता है, तो आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो डॉपलर इफेक्ट साउंड का पढ़ रहे हो, लाइट का क्लास 12th में, दोनों में होता है डॉपलर इफेक्ट। सर एक चीज पूछ सकता हाँ बिल्कुल। है सर, मतलब डॉपलर इफेक्ट को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जब हम लोग पानी में ग्लास में पानी भरते हैं
तो पहले सर बड़ी श्रिल आवाज आती है, बाद में पिच उसकी सर चेंज हो जाती है, ऐसा कुछ? नहीं, वो ऑर्गन पाइप है। अच्छा सर। इसमें देखो जो सोर्स ऑब्जर्वर है ना इसमें, तो हमारा वेव स्पीड, साउंड वेव की बात करें, लाइट के बारे में हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे क्लास 11 में, वीएस और वीओ। और कुछ हमें फिजिकल मतलब पता होना चाहिए, लाइक जैसे हम अगर ये कहते हैं कि वेव की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो फ्रीक्वेंसी एफ का फिजिकल मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मैं 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर बोल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? सर 1000 टाइम्स इन अ सेकंड ऑसिलेट कर रही है बॉडी। हाँ, मतलब आई एम रिलीजिंग 1000 वेव इन 1 सेकंड, है ना, ये मतलब होता है। If we are emitting f frequency, that means f number of waves are emitted by the source in 1 second. उतनी वेव उसने एमिट करी होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी एमिटेड फ्रीक्वेंसी को f लिख रहे हैं, सोर्स की जो एमिटेड फ्रीक्वेंसी है वो f। थोड़ा सा भी गैप रखा है बिकॉज एक डायग्राम इसके बाद और बनाना है मेरे को, तो इन्फॉर्मेशन से मैं नीचे लिख रहा हूँ कि इसकी एमिटेड फ्रीक्वेंसी, जिसका फिजिकल मतलब हुआ नंबर ऑफ वेव जो 1 सेकंड में एमिट होगी, वो हमारा स्मॉल f है, एमिटेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। और जो ये ऑब्जर्व करेगा वो कुछ अलग फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वो एक अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी। उसको एफ एपरेंट के नाम से पढ़ना। इसको ना ऐसे भी समझ सकते, देखो थोड़ा एक बड़ा अजीब सा एग्जांपल लेने जा रहे हैं, बहुत ही अजीब सा एग्जांपल होगा बट यार है ना, हमारे पास कुछ ये चौक के पीसेस हैं। अब मैं आपको ये आपकी तरफ फेंकूंगा, आपको कैच करना है। बढ़िया कैच कौन कर सकता है? आप में से कर सकते हो? छोटे पीसेस भी, मतलब डाइव वाइव लगा सकते हो उधर, चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर मैं, अच्छा पहले तो सुन लो क्या करना है मेरे को, उसके बाद एक्सेप्ट करना चैलेंज अगर कर सकते हो तो। मेरे पास टोटल 3, 6, 9 पीसेस हैं और मैं ये बहुत जल्दी जल्दी फेंकूंगा आपकी तरफ, ठीक है। तो मैं 9 पीसेस आपको थ्रो करूंगा और आपको ये बताना है कि जितनी जल्दी जल्दी मैं थ्रो करूंगा, क्या उतनी ही जल्दी जल्दी आप रिसीव करोगे, और बाकी लोग ऑब्जर्व करेंगे इसको, ठीक है जी। लेकिन मैं बॉल्स को एक फिक्स टाइम के बाद फेंकूंगा, बट फेंकते वक्त मैं आपकी तरफ भी आऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो चेंज कर दें, उन लोग को भी दिखा देते हैं जो घर बैठे हैं, अगर उनको देखना चाहें तो। उधर से चलते हैं, ठीक है जी, स्टार्ट करना है। क्या हो रहा था? आपको ऐसा नहीं लगा आपके पास बहुत जल्दी जल्दी चीजें आ रही थी? फिर से दिखाऊं? दो, आप तो देख नहीं पाए क्या हुआ था। मैं उसी उसी स्पीड में फेंक रहा था। कुछ पीसेस कम हो गए, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो देखो। मैं अच्छा पहले मैं यहीं पर रुकूंगा और आपको कैच करते चलिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको? वो थोड़ा कंफर्टेबल हो? चलो, अब मैं यही काम फिर करूंगा, लेकिन अब की बात चलते हुए करूंगा। फर्स्ट, कोई आप छोड़ते जाओ, आप खाली बस आपके पास आने का वो देखो। आपके पास बहुत फटाफट नहीं आ रही बॉल, यही तो यही डॉपलर इफेक्ट है। क्योंकि नहीं, रहने दो, उससे क्या करेंगे। क्योंकि जो मैं चौक फेंकी ना, वो वेव थी, आप समझ सकते हो कि मैं वेव एमिट कर रहा था आपकी तरफ। तो जिस इंटरवल पर मैं एमिट कर रहा था, उससे बहुत कम इंटरवल पर जल्दी जल्दी आपको मिल रही थी। क्यों क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन की वजह से। मोशन सर, थ्रो करते वक्त मैं चल भी तो रहा था। यही डॉपलर इफेक्ट है कि जिस
जितनी जल्दी जल्दी वेव यहाँ से निकलेगी, उससे भी जल्दी जल्दी वेव यहाँ पर पहुंचेगी। इसी को डॉपलर इफेक्ट कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो इनको मिलेगी और फ्रीक्वेंसी जो यहाँ से आई होगी उनमें फर्क है। मतलब मैंने जितनी जल्दी जल्दी चौक के पीसेस फेंके थे, उससे भी जल्दी जल्दी आपको मिल रही थी, इसीलिए कैच करने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब ऐसा क्यों हुआ, आपको क्या समझ आया ऐसा क्यों हो गया था? क्योंकि जब मैं सर चल करके आपके पास आ गया तो दूसरे चौक पीस को आप तक पहुंचने में कम टाइम लगेगा, तीसरे चौक पीस को आप तक पहुंचने में, समझ रहा? तो आपके पास चौक पीसेस जल्दी जल्दी नहीं पहुंचेंगे क्योंकि मैं आपके पास आता जा रहा हूँ ना, तो यही डिस्टेंस कम काम यहाँ होता पर था। भी हो, डिस्टेंस कम हो रहा है, राइट। अब आप इसको समझो, अगर प्रोसेस वो समझ आ गया होगा ना तो ये भी समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर एक वेव रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। हमने ये माना है कि दिस इज टाइम t इक्वल टू 0 और हमने पहला चौक पीस फेंका था आपको। जब मैंने पहली वाली चौक पीस फेंकी आपको तो वो टाइम कितना था? t इक्वल टू 0। उस चौक पीस की जगह पर मैंने यहाँ पर एक वेव दिखाई, दिस इज माई फर्स्ट वेव। और ये कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगी वेव? तो उसका आंसर है वेव स्पीड इक्वल टू v। ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो चौक पीस फेंकी थी तो ऐसा तो नहीं था कि सारी चौक पीसेस एक बार में उठा कर फेंक दी थी आपको, पहली फेंकी कुछ टाइम बाद दूसरी फेंकी, तो ये दूसरी वेव कुछ टाइम के बाद निकलेगी ना, सेकंड वेव एमिट होगी बट कुछ टाइम लगेगा। और तब तक मतलब दूसरी वेव निकलने से पहले, दूसरा चौक पीस फेंकने से पहले मैं कुछ आगे बढ़ चुका था, तो दूसरी वेव निकलने से पहले ये सोर्स आगे आ चुका होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सोर्स को थोड़ा सा आगे दिखा रहे हैं, ये सोर्स कुछ आगे आ चुका है और अब ये टाइम वो टाइम है जब सोर्स ने दूसरी चौक पीस यानी कि दूसरी वेव को रिलीज कर दिया। कंपेयर कर पा रहे हो मेरे से वेव से? मैं वेव तो नहीं बन सकता बट सिमिलर सिचुएशन है। थ्रोइंग चौक पीसेस एंड throwing wave are similar things। ठीक है, हमारे पास 7 चौक पीसेस थी, हमने 7 फेंक दी, इनके पास पता नहीं कितनी वेव है, वो लगातार वेव फेंकते जा रहे हैं एंड दोज वेव्स आर एमिटेड विद स्पीड ऑफ v। चलते चलते फेंक रहे हैं, खड़े होके नहीं, फेंकते जा रहे, चलते जा रहे, फेंकते जा रहे, चलते जा रहे, तो नेक्स्ट वेव जो निकलेगी वो सोर्स कुछ बढ़ चुका है आगे। कितना आगे बढ़ चुका होगा अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था? अगर इस सोर्स की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कितना आगे बढ़ा होगा जब इससे दूसरी वेव। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पहली वेव को फेंकने के कितने टाइम बाद दूसरी वेव फेंकी गई, तो इसका आंसर फ्रीक्वेंसी में है। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव एमिटेड इन 1 सेकंड, तो 1/f इज द टाइम पीरियड बिटवीन द टू वेव। मतलब कि दूसरी वेव 1/f सेकंड्स में नहीं फेंकेंगे हम भाई। अगर मैंने 7 चौक पीसेस 1 सेकंड में फेंकी थी तो 2 चौक पीसेस फेंकने में कितना गैप रखा होगा मैंने? If I took 1 second for throwing 7 chalk pieces, I took 1 second. Then what was the gap between the two pieces? वही है 1/f। ठीक है सर टाइम गैप बिटवीन टू वेव्स f 1/f होगा ना कि 1/f अपैरेंट होगा? 1/f रियल एक्चुअल है जो एमिट हो रहे हैं। जी सर, थैंक यू। नाउ ये बात समझ में आई आपको? ठीक। बाय द टाइम सेकंड वेव इज एमिटेड, फर्स्ट वेव कुछ आगे आ चुकी होगी ना। जब मैंने दूसरा चौक पीस फेंका था उसके पहले पहला वाला चौक पीस तो इनके हाथ में जा चुका था, तो बाय द टाइम सेकंड वेव इज एमिटेड नेचुरली फर्स्ट वेव कुछ आगे होगी। मानते हैं इसको आप? सो यहां कहीं पर हम दिखा रहे हैं फर्स्ट वेव, दिस इज द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट वेव। कब? उस समय जब आप दूसरी वेव
एमिट कर रहे हो, मतलब दूसरी चौक पीस जब फेंक रहे थे तो सेकंड चौक पीस में और पहले वाले जो फेंक चुके थे उनमें कितना डिस्टेंस है। ओके करते रहना अगर समझ आए तो। यस सर यस। अरे सो फर्स्ट वेव कितना डिस्टेंस आगे आई हो चुकी है? फर्स्ट वेव स्टार्टेड फ्रॉम हियर with a speed of v. First wave started from this point with the speed of v, and this is time. So by what distance the first wave has traveled starting from this point? V speed into time 1/f। 1/f। ये आपका पहला वाला वेव आ गया चुका है, और दूसरा वाला वेव सोर्स के पॉकेट से अभी निकल रहा है। सेकंड वेव सोर्स से भी निकल रही है बाहर। अब ये समझो कहां पर Vs है, कहां पर V, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं Vs सोर्स की स्पीड है, सोर्स मतलब मेरी, और V चौक की स्पीड थी। तो अब ये किस चीज की स्पीड होगी यहाँ पर? सही लिखा, सही लिखा है। हाँ, सोर्स कितना आगे आया होगा, ये डिस्टेंस आपका Vs इंटू 1/f होगा। ठीक है बच्चा, यहाँ तक ठीक है? यस सर। Yes. ठीक है। अब पहली वेव और दूसरे वेव के बीच में जो गैप है, सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड वेव, दिस गैप, it is by definition, separation between the two wave is by definition wavelength, that is called lambda, definition of wavelength। मतलब पहली वेव दूसरे से कितना अहेड है, कितना कितना लीड ले चुकी है उससे, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में कितना डिफरेंस है डिस्टेंस का, वो क्या कहलाएगा आपकी वेवलेंथ। ठीक है, तो ये कितना हुआ अगर आप ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस v इंटू 1/f है, ये डिस्टेंस आपका vs इंटू 1/f है। सो वी आर गेटिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज लैम्डा इक्वल्स टू v माइनस vs इंटू 1/f। सही है ये चीज? v माइनस vs इंटू 1/, इज द फर्स्ट, नहीं दिखता वहां पर, कैमरा पोजीशन गड़बड़। सर लेफ्ट साइड लिख दीजिए ना, लेफ्ट साइड दिख रहा है। हाँ, देख समझ गया कोई दिक्कत है ना, इधर लिख रहे। सो लैम्डा इज v माइनस vs डिवाइडेड बाय पहला रिजल्ट। ठीक है, ये अब बड़ा अजीब सा चीज है, क्लास 9th तक हमें ये बताया जाता है कि v इज इक्वल टू f लैम्डा, यस सर। और लैम्डा इज v बाई f, और जब 11th क्लास आ जाती है तो आपको कुछ और पढ़ाया जाता है, या तो तब गलत पढ़ाया गया था या आज गलत पढ़ाया जा रहा है। सर उस समय हम रिलेटिव मोशन नहीं कंसीडर कर रहे थे ना। Yes, sir. Absolute motion था। क्योंकि तब जब आपने ये पढ़ा था क्लास 9th में, आप छोटे थे, तब आपको ये नहीं बताया जाता था कि सोर्स भी चल सकता है। तो ये चीज किसके लिए होती है, व्हेन द सोर्स रिमेन्स, ये रिलेशन गलत नहीं है बट कंप्लीट नहीं है, ये स्टेशनरी सोर्सेस के लिए है और ये मूविंग सोर्सेस के लिए। हाँ, व्हेन द सोर्स इज एट रेस्ट, Vs 0 कर दो आप, तो ये वेवलेंथ का जनरलाइज फॉर्मूला कह सकते हैं, जनरलाइज फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। समझ आया आपको? इनफैक्ट ये भी जनरलाइज नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी विल ऑलवेज गेट a minus sign here. Sometimes we can have positive sign also. We can have V plus Vs also. Imagine the source moves to the left. तो ये जो Vs into 1/f इधर की तरफ था, ये इधर हो गया होता अपोजिट, तो वहां पर क्या साइन हो सकता था, प्लस, वो भी हम बाद में देख लेंगे, बट फिलहाल हमारे फर्स्ट केस में लैम्डा की वैल्यू बन रही है V माइनस Vs अपॉन f। ठीक है,
पहला केस। दूसरा, ये वेव उस पर्सन के पास कितनी स्पीड से जा रही है? These waves are traveling with speed v, but they are traveling or they are following someone who is also moving with speed v naught. It's like कि आप किसी का पीछा कर रहे हो, तो वेव इस आदमी का पीछा कर रहे हैं ना, या औरत का पीछा कर रहे हैं, पर्सन का पीछा कर रहे हैं। तो अगर v स्पीड से चल रहे हो और जिसकी तरफ चल रहे हो वो भी चल रहा है आपके से आगे आगे, तो आप काइनेमेटिक्स नहीं लगाओगे, v minus v naught, रिलेटिव स्पीड। सो स्पीड ऑफ द वेव, वेव की स्पीड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में v माइनस v नॉट। सो सेकंड पॉइंट, स्पीड ऑफ द वेव रिलेटिव टू ऑब्जर्वर is v minus v naught. This is the second result. कैरियर नहीं है ना, ना सोर्स कैरियर नहीं है। देखिए कैरियर कब होता है, सुनो, मैं अभी चल रहा हूँ, मैं चौक अपने हाथ में कैरी कर रहा हूँ ना, तो एट दिस मोमेंट आई एम कैरियर फॉर द चौक, सो द वेलोसिटी ऑफ चौक विल बी सेम एज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन। बट अगर एक बार फेंक दिया तब कहा मैं कैरियर कहाँ रहा, इसका चौक का अलग मोशन हो रहा है, मेरा अलग मोशन हो रहा है, थ्रो करने के बाद कैरियर थोड़ी हुई। तो वेव निकल गई, उसके बाद सोर्स उसका कैरियर नहीं है, कैरियर उसका मीडियम है, मीडियम हवा, क्योंकि वेव को हवा लेके जा रही है। दूसरा पॉइंट समझ में आया आपको? और तीसरा yes पॉइंट, sir, हाँ जी, तीसरा पॉइंट, इस पर्सन को जो फ्रीक्वेंसी नसीब होगी वो क्या होगी? देखिए फ्रीक्वेंसी, जो हमें डॉपलर में आपसे कहा था कि जब कोई चीज पास आती है तो आपको फ्रीक्वेंसी अलग लगती है, तो फ्रीक्वेंसी जो इनको सुनाई देगी दैट इज कॉल्ड एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ये देखिए फ्रीक्वेंसी इज स्पीड अपॉन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी मींस स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ होता है। तो ये कितनी स्पीड पे साउंड को रिसीव कर रहा है, मतलब ये आदमी या पर्सन या औरत जो भी है, ये वेव को कितनी स्पीड से v रिसीव minus कर v रहे naught, हैं? तो रिलेटिव स्पीड अपॉन जिस वेव को वो रिसीव कर रहा है वहां वेवलेंथ की क्या वैल्यू है, यानी लैम्डा की क्या वैल्यू है, तो वो है v दिस vs बाय, सो इट इज v माइनस vs अपॉन f, यानी ये f ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, एक एक करके समझा रहा हूँ आपको, सुनो सब समझा रहा हूँ। सब आएगा, सब सारी डेरिवेशन आएगी भाई। तो आप ये जो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम कर रहे हो, ये ut प्लस हाफ at स्क्वायर कर लेना, तो डेरिवेशन चेंज होगी ना। अभी जो डेरिवेशन चल रही है उसमें सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों हमारे कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहे हैं। एक मिनट पहले वाइंड अप करें तो वरना कंफ्यूजन हो जाएगी ज्यादा। देखो पहला रिजल्ट आया वेवलेंथ का, दूसरा रिजल्ट आया स्पीड का, और तीसरा रिजल्ट आया फ्रीक्वेंसी का। पहले इनको नोट करते हैं, और ये हमने क्या किया है, कम टाइम के अंदर जनरलाइज डेरिवेशन की है, जनरलाइज डेरिवेशन कर दी है, जिसमें सोर्स भी मोशन में ले लिया गया है, ऑब्जर्वर भी मोशन में ले लिया गया है। तो पहले मैं रिजल्ट एक जगह लिख देता हूं, वेवलेंथ इज स्पीड माइनस v सोर्स अपॉन राइट f, बट विच फ्रीक्वेंसी, यहां पर फ्रीक्वेंसी विच वाज एमिटेड, एंड फ्रीक्वेंसी जो लिसन करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करेंगे या एपरेंट कह दो इसको, नाम कई सारे हैं इसके,
एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, लिसन जो होगी लिसनर के थ्रू, जो सुनाई देने वाली बात हो रही है, या जो रिसीव कर रहे हो, इट इज एफ विच इज एमिटेड टाइम्स v माइनस vo अपॉन v माइनस vs। ये दो बेसिक फॉर्मूले अभी हमने डिराइव किए। ठीक है, बोलो। और एक तीसरा फॉर्मूला और हमने यहाँ पे अभी भी डिराइव किया है, वो ये कि जो वेव की स्पीड है रिलेटिव टू द पर्सन, मतलब स्पीड ऑफ साउंड कह लीजिए, वेव कह लीजिए, जो भी कहना चाहो, रिलेटिव टू पर्सन और लिसनर इज v माइनस v ऑब्जर्वर। बस ये थी, इसको इसलिए मैंने समराइज किया है, बस मतलब आपका रिवीजन नोट्स में इतना ही है, खत्म हो गया, मतलब फॉर्मूले वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब आपको न्यूमेरिकल में दिखाते हैं कैसे करना है। बट एक काम करेंगे, जब न्यूमेरिकल करना होता है तो हमें एक और काम करना होता है। जैसे क्या होता है, आप क्लास 10th में ऑप्टिक्स पढ़ते थे, तो तुम्हें मिरर्स में कई सारी चीजें बताई जाती थी। एक पूरी टेबल बनवाते थे आपको कि अगर ऑब्जेक्ट पोल और सेंटर के बीच में होता है तो रे कहाँ, इमेज कहाँ बनती है, फिर सेंटर और आर के बीच में कहाँ बनती है, तो अलग अलग केसेस बनते थे। लेकिन सबको सॉल्व करने का फॉर्मूला एक ही होता था, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/। आपने कभी सोचा नहीं कि जब इतने सारे केसेस बनते हैं तो फॉर्मूला एक क्यों होता है? लेकिन तब ये कहा गया था कि इस फॉर्मूले से आप सारे केसेस सॉल्व कर सकते हो, बट आपको साइन कन्वेंशन फॉलो करने को दिया गया था। यस सर। में अगर कुछ रिकॉल करेंगे तो कहीं पर पॉजिटिव वैल्यू आती थी, कहीं नेगेटिव वैल्यू। और पॉजिटिव साइन किस तरफ लेते थे आप? इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में। तो ऐसा ही कुछ केस हम अपने इस डॉपलर इफेक्ट में करने जा रहे हैं। बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि जब 10 केसेस बनेंगे तो हम 10 फॉर्मूले पढ़ेंगे, फॉर्मूले हमारे यही रहेंगे। डिफरेंट केसेस को हैंडल करने के लिए, हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं साइन कन्वेंशन को। अदरवाइज क्या होगा, अगर मैं साइन कन्वेंशन ना बनाऊं तो हर एक नई सिचुएशन के लिए मुझे नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 8 सिचुएशन है तो मैं 8 फॉर्मूले याद करूं। समझ पा रहे हो? तो अपना बर्डन कम कर रहे हैं, हम लोग कह देते हैं फॉर्मूला एक रहेगा, ठीक है, केसेस बदलेंगे तो उन डिफरेंट केसेस को हम अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हैंडल कर लेंगे। अब साइन कन्वेंशन में हमको चाहिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन हमेशा, जैसे आपने रे ऑप्टिक्स में रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, साउंड वाले केसेस में हम पॉजिटिव डायरेक्शन अलाउ साउंड मान लेंगे। मतलब अल्टीमेटली वेव की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाता है, वो वेव चाहे लाइट की हो चाहे साउंड की हो, रूल इज कॉमन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि साउंड की क्या डायरेक्शन होती है, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे साउंड की डायरेक्शन बताओ किसकी तरफ है। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा साउंड किसकी तरफ है, आपकी तरफ है कि आपकी तरफ है, कि जो पीछे मेरे होगा उसकी तरफ है, कि जो राइट में होगा, जो लेफ्ट में होगा? आंसर है सबकी तरफ है। सर जिस तरफ सोर्स डायरेक्टेड है। नहीं तो सोर्स तो मैं ही हूँ ना यार, भाई मेरा लेकिन साउंड सर फिर कहाँ? इंटेंसिटी कम हो जाएगी पीछे। तो बात इंटेंसिटी की नहीं हो रही है, बात हो रही है साउंड की। तो साउंड इज मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस। यस सर। तो हम कौन सी डायरेक्शन कंसीडर करें? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ साउंड? सो आंसर इज इट इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। इट हैज मल्टीपल डायरेक्शंस, बट हमारे लिए वो डायरेक्शन है जो ऑब्जर्वर की तरफ होगी, टुवर्ड्स लिसनर। ऑब्जर्वर लिख रहे इसको, छोटा वर्ड है ऑब्जर्वर, OBS स्टैंड फॉर ऑब्जर्वर। मतलब अगर ये ऑब्जर्वर है हमारे लिए तो साउंड की डायरेक्शन इनकी तरफ, ये ऑब्जर्वर है तो इनकी तरफ, ये ऑब्जर्वर है तो इनकी तरफ। अगर कोई मेरे पीछे खड़ा होगा तो साउंड इज गोइंग बैकवर्ड, और जिस भी तरफ साउंड जाएगा वो हमारा पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो बस अब इतना ध्यान रखेंगे तो ये चैप्टर अब आपका डन है, मतलब फॉर्मूले वाइज डन है। चलिए कुछ एग्जांपल दिखाते हैं।
कुछ एग्जांपल्स में प्रेफर करेंगे वो बुक खोल लो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज न्यूमेरिकल भी होते रहेंगे, एग्जांपल भी हो जाएंगे इसी बहाने। तो लाए हो तब ठीक है ना, खोलो खोलो जल्दी खोलो, बता रहे। सिक्सटी टू है ना, प्रॉब्लम 62। प्रॉब्लम 62 में एक दो एग्जांपल से तुमको ये बात पहले समझा दे क्या है। तो उसमें शायद चोर पुलिस का गेम चल रहा कोई, है ना। पुलिस तो पुलिस ही है, कहीं भी हो पुलिस, मतलब पुलिस, तुमसे बढ़िया कौन जानेगा भैया, है तो पुलिसमैन है और एक मोटर वाला है जो शायद चालान सिग्नल तोड़ के भागा है, ठीक। तो हमारे तो कॉमन है, सिग्नल पर रुक जाए तब चालान हो जाते हैं, नहीं यहाँ उल्टा चलता है। तो भैया वो कह रहे हैं कि जो ट्रैफिक वाले हैं भाई साहब, अंकल जी ट्रैफिक वाले, वो कितनी फ्रीक्वेंसी का सीटी बजा रहे हैं वो? 2000। खतरनाक सीटी बजाते थे क्या। और जो स्कूटर वाले पर्सन है वो इन्हीं की तरफ, क्वेश्चन में स्कूटर वाले जो पर्सन है वो इसकी तरफ ही आ रहा है, कितनी स्पीड से? 36 किलोमीटर पर 36 आवर। किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर विच बिकम 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। एंड साउंड की स्पीड जो है वो 40। ठीक। तो सोर्स नहीं चल रहा ना यहाँ पर, कोई बात नहीं ना नो चले, सर, हमारे को मतलब नहीं, हमारे पास फॉर्मूले ऊपर रखे हैं, बस हमको उससे काम करना है। पूरा पूरा डॉपलर इफेक्ट इन तीन से हो जाएगा, मतलब आपका जब रिवीजन नोट बने तो डॉपलर इफेक्ट और ये तीन फॉर्मूले खत्म, नोट्स खत्म, डॉपलर इफेक्ट के नोट्स हो गए, ठीक है। सबसे पहला काम, साउंड का डायरेक्शन क्या दिखाओगे इसमें, और उधर लिखा हुआ है आपने साउंड की डायरेक्शन पुलिसमैन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर फ्रॉम द सोर्स, source is person, observer is this bike, so sound is towards left and that is the positive side, so positive side is left side। and then आप एक एक करके सब नोट करो, v और f तो दिया है, what is v observer and what is v source, तो v source 0 है, observer -10 is 10, but as per the direction it is negative, so -10। अब आप ये फॉर्मूला लगाओ ऊपर वाला लिसन वाला, इसमें सिर्फ नंबर्स डाल दो, एमिटेड फ्रीक्वेंसी 2000, स्पीड ऑफ साउंड 340, यहाँ 340, सोर्स इज 0, ऑब्जर्वर की जगह -10, सो यू विल गेट एफ, जो ऑब्जर्व्ड है वो इक्वल टू एफ एमिटेड दैट इज 2000, ऊपर 340 और नीचे 340 माइनस -10 बिकम्स +10, नीचे +10 समझ में आ रहा है, ये +10 क्यों हो गया? साइन कन्वेंशन से माइनस ऊपर नहीं होगा +10। सॉरी ऊपर है, +10 ऊपर है, नीचे 0 है, नीचे कुछ नहीं है, बिकॉज बस ये इतना आंसर है इसका। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। हाँ जल्दी से एक दो क्वेश्चन और दिखा दें लोग, तो 2.06 किलोहर्ट्ज आ रहा है। यही आंसर भी होगा। सिक्सटी फाइव
इसमें ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ कितनी स्पीड से आ रही? 15 से। और उसमें आगे लिखा है कि बिना रुके हुए और बिना स्लो डाउन हुए वो पास हो गई, ट्रेन चली गई प्लेटफॉर्म पे। मतलब सुपर फास्ट ट्रेन थी, वो उस स्टेशन पे रुकी ही नहीं। होता नहीं, गांव के स्टेशन जो होते हैं वहां पर ट्रेन रुकती नहीं है, भागते भागते निकल गई। तो 15 से आई और 15 से चली गई ट्रेन। और उस ट्रेन ने जो फ्रीक्वेंसी एमिट की हुई है उसका दे रखा होगा, मतलब एक्चुअल नहीं दिया। Apparent frequency दी हुई है सर with respect कितना to दिया हुआ है? कितना? 1620 हर्ट्ज। तो 1620 हर्ट्ज ये सुन रहे हैं ना यहाँ पर, एक्चुअल नहीं है वो, एपरेंट है, एक्चुअल कुछ और होगा। और ये तब सुन रहे हैं जब ट्रेन उनकी तरफ आ रही थी। अब ट्रेन उनसे आगे निकल गई, क्रॉस कर गई इनको, तो अब एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी जब ट्रेन पास कर गई? तो सुनो, तो इस वाले सेगमेंट में पॉजिटिव साइड बताओ कौन सी है? Right. सोर्स ऑब्जर्वर, दिस इज पॉजिटिव। हु इज एट रेस्ट? observer हु इज मूविंग? सोर्स। train फॉर्मूला ऊपर है, 1620 is the apparent value, so you will write 1620 equal to the f times साउंड की स्पीड दिया होगा क्वेश्चन में, माइनस ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है एंड सोर्स 15, तो ये माइनस रखें या प्लस कर दें इसको? मतलब माइनस माइनस ही रहेगा, साइन तो चेंज, बिकॉज इट इज प्लस 15 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, इट इज प्लस 15, सो माइनस के आगे प्लस रखेंगे तो माइनस ही रहेगा वो, बट साइन तो चेंज होगा नहीं। बस ये एक मिनट, इससे हम निकाल सकते हैं उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब जब वो क्रॉस कर गया होगा तो सिचुएशन बदल गई। क्रॉस करने के बाद का डायरेक्शन चेंज हो गया। हाँ, क्रॉस करने के बाद सोर्स यहाँ, ऑब्जर्वर यहाँ, तो नाउ दिस इज पॉजिटिव साइड। अब पॉजिटिव साइड बदल गई एंड दैट मींस कि नाउ द सोर्स इज on a negative side. Now the Minus source 15. is moving on negative side. So now Vs is minus 15. यानी इस फॉर्मूले में Vs minus 15 रखो, तो then F apparent equals to actual frequency 332 minus ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है डिवाइडेड बाय 330, और अब की बार क्योंकि सोर्स minus 15 रखेंगे और माइनस साइन प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस 50, बिकॉज एक माइनस फॉर्मूले में है और अब माइनस 15 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। इतना, ये इतना ध्यान रख लोगे तो क्वेश्चंस होने लगते हैं। तो फिर बोलो, आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, राइट। एक और एक एग्जांपल और दिखा सकते हैं, वैसे खुद करने लायक है यार। क्वेश्चन 75, क्वेश्चन 75, दो कार है ना इसमें, यस सर, सेम, हाँ ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में। चलिए, कौन आगे है? मतलब चलिए कोई भी हो, कार 1 कार 2 मान लेते हैं। नहीं, दो कारें हैं बस आगे पीछे है। आगे वाली कार की क्या स्पीड है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और जो उसका पीछा कर रही है? 30।
अच्छा पकड़ लेगा फिर तो, ठीक है। हॉर्न कौन बजा रहा है? पिछाली कितनी फ्रीक्वेंसी पे? 800। एक्चुअली हॉर्न से सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं आती है। जैसे अगर मैं हम लोग भी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो, तो हमारी फ्रीक्वेंसी सिंगल नहीं होती है, हम लोग बंडल ऑफ फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। उसमें से कोई एक फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो डोमिनेंट है। तो ऑब्जर्वर कौन है इसमें? 20 रिलेटिव है कि एक्चुअल? देखो यार, रिलेटिव है सर। बच्चा अब ये तुम लोग को देखना है यार, क्वेश्चन तो रीड आपको करना है। आपको ये रिलेटिव समझ में आ रहा है कि एब्सोल्यूट समझ में आ रहा है? कि वहां पर हम लोग को हेल्प नहीं करने वाले। बच्चा मुझे नहीं मालूम, हो सकता है लोग गलत हो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपको अगर वो रिलेटिव समझ में रहा, आप रिलेटिव से करो। उनको एक्चुअल समझ में आ रहा है, वो एक्चुअल से करेंगे। लेकिन सर फॉर्मूले के डेरिवेशन में हमने रिलेटिव तो अकाउंट में ले लिया है ना ऑलरेडी। नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो रिलेटिव वेव और पर्सन के बीच में लिया था। ये दोनों कार के बीच का रिलेटिव 20 बता रहे हैं। और अच्छा, ये ओ बाकी नहीं। क्लास कह रही है कि ये 20 कार की एक्चुअल वेलोसिटी है। सर रिलेटिव में तो 50 आएगी, ऐसे 20 आ रही है। हाँ हाँ, ये कंफर्म हो आप लोग? 20 इज द एक्चुअल वेलोसिटी। सर एक्चुअल लेके चलें? कार फाइंड किया ना तुमने? कार की वेलोसिटी नहीं फाइंड की है, तो वेलोसिटी एक्चुअल हुई। अरे हमने देखा कार है। अबे छोड़ो, रुको। ठीक, यहाँ पे सुनो, देख अबे गलत आ जाएगा, फिर मालूम चल जाएगा कौन सा हमारा एग्जाम में तो बैठे नहीं अभी। ठीक, अब पूछा क्या गया है? अपैरेंट फ्रीक्वेंसी जो इसको सुनाई देगा। अच्छी बात है। तो सोर्स ऑब्जर्वर आइडेंटिफाई हो गए तुम्हारे? यस सोर्स सर। कौन है? यस सर। सोर्स पीछे वाली C1। और पीछे वाली का तो ये सोर्स, ये ऑब्जर्वर, ये पॉजिटिव। तो आपका एफ है 800, वीएस हो गया 30 प्लस 30, वी ऑब्जर्वर प्लस 20 20, और साउंड की स्पीड क्या दी हुई है? 332 32। 30। जी सर 32। बस फॉर्मूले में डाल दो अपना, देखो बहुत आसान टॉपिक है भाई, बोलूं आपको। बस कैलकुलेशन और साइन कन्वेंशन सही होना चाहिए आपका। आंसर मैच कर गया? पीछे देख लो यार। तो भैया सॉरी भैया, इसका मतलब आप ही गलत थे। सर वैसे लेकिन आइडेंटिफाई करना मुश्किल है काफी। भैया अब ये इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता ना। सर क्वेश्चन में मुश्किल दिया तो हुआ है कार मूव कर रही है और खुद फाइंड्स अनदर कार, मतलब खुद देख रही है कि मूव करते समय देख रही है कि 72 तो किलोमीटर कार पर। देखा तुमने, कार की वेलोसिटी नहीं देखी है। अच्छा जी सर, ठीक है सर, यस सर। कार तो कोई बहुत भी ही देख सकता माइन्यूट है। सी डिटेल है सर। बच्चा तो ऐसे ही फंसता है मामला। मतलब अगर आप एग्जाम में बैठे तो यहाँ 50 दे देते। जो माइंड में चल रहा है उसके हिसाब से तो 50 ले देते ना, -1 लेके आते। और सर ऑप्शन भी होता 50 वाले का आंसर। ऑप्शन देता, -1 लेके आते आप 100%। इसके नीचे ना एक क्वेश्चन है 76 सबमरीन वाला, बट ये मैं प्रॉब्लम नहीं कराने वाला। इस प्रॉब्लम का जो आइडिया है वो अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। ये डॉपलर इफेक्ट रिफ्लेक्टेड साउंड का है, रिफ्लेक्शन एंड डॉपलर इफेक्ट। बेसिकली ये देखो, रिफ्लेक्शन एंड डॉपलर इफेक्ट। आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लो तो आपको समझ में आएगा क्या पढ़ाने जा रहे हैं।
पहले प्रॉब्लम समझोगे ना, तब आपको लगेगा कि जो हमने पढ़ाने जा रहा हूँ उससे रिलेवेंट है या नहीं है। वरना ऐसे तो मेरी इमेज बन गई है कि भाई आउट ऑफ, मतलब वो रेलेवेंट चीजें नहीं पढ़ाई जाती, तो एक एक चीज रेलेवेंट है। सर काम सी इसलिए दिया हुआ है ना कि मीडियम इम्पार्ट नहीं कर रहा है कोई स्पीड। हाँ हाँ, मतलब पानी नहीं चल रहा उसमें, है ना। दोनों सबमरीन चल रहे हैं और एक सिग्नल भेजना दूसरे को, और वो वहां से टकरा करके वापस आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन हुआ और फिर Yes, हमारा sir. डॉपलर इफेक्ट लग रहा है। तो आपका प्रॉब्लम अपनी तरफ है, मैं प्रॉब्लम वैसे डिस्कस कर ले रहा हूँ दैट सोर्स। अब यहाँ सोर्स कौन सा सबमरीन है वो आप आइडेंटिफाई कर लेना। लेट सोर्स इज मूविंग विथ वीएस and something which reflect the sound is traveling with speed vr. This we call as reflector something. अब ये रिफ्लेक्टर कोई सबमरीन हो सकता है, कोई वॉल हो सकती है, दीवार से भी साउंड रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। माउंटेन हो सकता है, वहां भी साउंड रिफ्लेक्ट होती है, तो कुछ भी हो सकता है वो। और सोर्स चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और सुनने वाला कौन है उस क्वेश्चन में, कौन किसको सुन रहा है? चलिए मैं एक तीसरा फर्स्ट पर्सन, को सुन रही है। सुनिए, मैं तीसरा पर्सन, एक तीसरा इंडिपेंडेंट पर्सन है जो साउंड को सुन रहा है, मतलब जो लिसनर है वो कोई और ही है। हाँ, क्वेश्चन में कुछ और है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, उसको अपने हिसाब से कर लेना। मैं तुमको आइडिया दे रहा हूँ कि लिसनर कोई और है। अब एक्चुअल में ना ये जो लिसनर आप देख रहे हो, इसको दो दो साउंड सुनाई देंगे। अगर आप खुद, इवन आप अगर माउंटेन पे जाते हो, हिल्स वाले एरिया में, तो आपको अपनी डायरेक्ट आवाज भी सुनाई देती है, और जो रिफ्लेक्ट होके आती है गूंजते हुए, बिल्कुल कई बार गूंजती है वो भी आती है। तो यहाँ पर ये जो बंदा होगा या बंदी है, उसको दो दो साउंड सुनाई देंगे। एक डायरेक्टली जो सोर्स से इसके पास आएगा, और एक वो भी साउंड होगा जो सोर्स से रिफ्लेक्टर पे जाएगा और टकरा करके वापस आ जाएगा। तो ये बहुत लकी पर्सन है कि इसको दो साउंड सुनाई दे रहे। अब लकी है या अनलकी है वो तो बाद में देखेंगे, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो डायरेक्ट साउंड ये सुनेगा उसके बारे में। फॉर डायरेक्ट साउंड, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट डायरेक्ट साउंड? इसको F1 लिख रहे हैं। और हाँ, सोर्स की जो रियल फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है आपको। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बाय द सोर्स इज स्मॉल f। देखिए क्या होगा यार, यहां से जो डायरेक्ट साउंड होगा उसका डायरेक्शन क्या देखोगे, मतलब किधर किधर, लेफ्ट या राइट? सोर्स और लिसनर, तो दिस इज डायरेक्ट साउंड एंड दैट मींस ये पॉजिटिव साइड है। तो सोर्स की स्पीड नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। Direct sound is going to the left and that is positive as per the sign convention, and that means our source is on the negative side, and if the source is on the negative side, matlab Vs is negative, that negative sign with existing negative becomes positive. So क्या बन जाएगा? F1 is F V, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे, बट डिनोमिनेटर में V क्या रखेंगे? प्लस V। ऐसा ठीक। नाउ डायरेक्ट साउंड का काम खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्टेड साउंड की। तो साउंड का रिफ्लेक्शन अगर आप देखोगे ना, तो उसका कंप्लीट उसका फ्लो चार्ट कैसा बन रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, अगर आप उसका रूट चेक करो,
क्या रूट है उसका, मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड का, तो आप कहाँ से कहाँ गया, फिर कहाँ से कहाँ आया, अगर हम इसका पूरा सोर्स से देखें। रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर से सोर्स, सोर्स से रिसीवर। ठीक है, तो इसका रूट, इसका ट्रैक करते हैं, इसका रास्ता क्या था। तो सबसे पहले ये सोर्स से कहा गया रिफ्लेक्टर, और उसके बाद वो रिफ्लेक्टर से उस पर्सन की तरफ आया होगा। 2 स्टेप होंगे ना, पहले तो साउंड उस तक जाए और फिर वहां से पलट के आ भी जाए। तो इसमें 2 स्टेप लग रहे। एक बार सोर्स से साउंड निकला, रिफ्लेक्टर पे गया, फिर रिफ्लेक्टर से निकला, पर्सन तक आया। 2 बार डॉपलर इफेक्ट लगेगी। इट इज ए डबल डॉपलर इफेक्ट। पहली बार जो साउंड गया उसको एमिट किसने किया था? इसने। कितनी स्पीड पे चल रहा था ये? नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है यहाँ पर। Vs, and what is positive side now? This one is positive. So पहले तो हम ये निकालेंगे, देखो initially S is the source and reflector is like observer. So first you find out what is the frequency received by the reflector. What is the frequency noticed by the reflector? या apparent frequency, नाम कुछ भी दो उसको, मैं बार बार कह रहा हूं। apparent, observe, listened, noticed. रिफ्लेक्टर साउंड को रिसीव कर रहा है ना, ऑब्जर्वर हुआ ये। तो क्या फ्रीक्वेंसी रिसीव करेंगे? ये वही गेम हुआ जो अभी अब चल रहा था चौक वाला। रिसीवर ने जो फ्रीक्वेंसी थी उसके लिए ज्यादा थी, उसको जल्दी जल्दी लग रहा था। मैं तो उसी स्पीड पर बॉल फेंक रहा था, चौक पीसेस फेंक रहा था, लेकिन जो रिसीव कर रहे थे उनको लग रहा था बहुत जल्दी जल्दी हो रहा सब कुछ। तो इस वॉल को, इस रिफ्लेक्टर को ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी जल्दी साउंड आने लगेगा। तो वो फ्रीक्वेंसी हम डॉपलर इफेक्ट से निकाल रहे हैं, और वो होगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ V माइनस ऑब्जर्वर। बट ऑब्जर्वर कौन है इस बार? हु इज ऑब्जर्वर? तो उसकी स्पीड V है अपॉन V माइनस सोर्स VS। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन देखो पहले। सोर्स इज मूविंग, रिफ्लेक्टर इज ऑल्सो मूविंग, बट दे बोथ आर मूविंग इन पॉजिटिव साइड। तो कुछ चेंज कुछ नहीं होगा इसमें। यहां तो समझ में आपको? अब अगर जो चौक वाला गेम चल रहा था, मैं इनसे कहता कि आप चौक कैच करो और मेरी तरफ वापस भेजो। नहीं सुनो तो चौक रिटर्न करने की फ्रीक्वेंसी क्या होती? जिस फ्रीक्वेंसी से मैं चौक इनकी तरफ फेंक रहा था, या जिस फ्रीक्वेंसी से ये चौक पकड़ पा रहे थे, रिटर्निंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? समझ पाए आप? मैंने 10 चौक पीसेस फेंकी, इन्होंने कैच कर पाए 5, तो ये मुझे वापस भी कितना कर पाएंगे? 5 ही तो करोगे आप। पहले केस में अपरेंट थी वो एक्चुअल हो जाएगी। राइट, कि जो फ्रीक्वेंसी यहाँ इसने रिसीव की वही फ्रीक्वेंसी तो आप रिफ्लेक्ट करोगे यहां से। तो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड वो सेम होगा F टाइम्स V माइनस VR V माइनस VS। हाँ बिल्कुल सही करो। जो रिफ्लेक्टर का एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो पलट अब एमिटेड फ्रीक्वेंसी हो गया और रिफ्लेक्टर सोर्स बन गया। सेकेंड स्टेज के लिए रिफ्लेक्टर विल लाइक अ सोर्स। इंसिडेंट के लिए, फॉर द इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टर वाज रिसीवर, बट नाउ द रिफ्लेक्टर इज सोर्स एंड रिसीवर इज समवन एल्स, पर्सन, कोई और। तो अगेन दैट डॉपलर इफेक्ट विल बी बिटवीन दीज टू। कहां पे? ये F तो एक्चुअल वाला है। ये वही टर्म है। जब देखिए, पहले S को सोर्स मानिए, रिफ्लेक्टर को ऑब्जर्वर मानिए, और जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ये आ रही है ना, ये अब एमिटेड फ्रीक्वेंसी का काम करेगी।
नहीं असल में। तो अब जो साउंड पर्सन के पास पहुंचेगा, एफ रिफ्लेक्टेड, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये जो एफ रिफ्लेक्टेड है इट इज सेम एज द एफ नोटिस्ड, ये दोनों एक ही हैं। जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड रिफ्लेक्टर पे जाएगा उसी फ्रीक्वेंसी से वो पलट करके वापस भी कर देगा। भाई अगर 1000 वेव स्ट्राइक करेंगी तो 1000 वेव वापस भी जाएंगी, ये किसी वेव को खा तो जाएगा नहीं। तो जितनी वेव इसके ऊपर आई उतनी चली गई, लेकिन इसके ऊपर उतनी वेव नहीं आएंगी जो सोर्स से निकल रही थी, क्योंकि जब ये सोर्स इसकी तरफ आएगा ना तो ये तो वेव धीरे धीरे फेंक रहा था, इसके पास वेव जल्दी जल्दी आ रही थी। वही बात हुई यहाँ एमिटेड वाली, राइट। मैं एक बार फिर से वाइंड अप कर दूं। सबसे पहले पॉइंट एस विल बी द सोर्स एंड रिफ्लेक्टर विल बी द ऑब्जर्वर, तो आपने डॉपलर लगा दिए। फिर जिस फ्रीक्वेंसी पर रिफ्लेक्टर ने साउंड को रिसीव किया उतनी ही फ्रीक्वेंसी पर उसने साउंड को रिफ्लेक्ट कर दिया। नाउ दिस विल बी द एमिटेड फ्रीक्वेंसी, रिफ्लेक्टर इज द सोर्स एंड पर्सन इज द, तो अब फिर से जब डॉपलर इफेक्ट लगाएंगे तो क्या बनेगा? F reflection into V upon V plus VR. हाँ मतलब ये जो साउंड, ये जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा ये कितना होगा पर्सन? Apparent. तो जो डॉपलर इफेक्ट में एमिटेड फ्रीक्वेंसी है वहां पर क्या लिखा जाएगा? F reflection. F रिफ्लेक्शन, तो F इंटू V माइनस VR अपॉन V माइनस VS, दिस इज इन प्लेस ऑफ एमिटेड फ्रीक्वेंसी, एंड देन आफ्टर V minus VO upon V minus VS. V minus V, 0. V. Now, who is observer? Who is source? Observer is person. Stationary 0. So that is rest. And source is the reflector. Moving in the So here negative you will direction, put so VR. positive VR. Here you will put VR, but इसके आगे minus रहेगा या plus रहेगा? Positive, Plus because रहेगा, reflected sound is going backward, and reflector is towards right, opposite है. Plus. ये डबल डॉपलर इफेक्ट का केस हो गया। सुपरपोजिशन कहीं नहीं दे रहे इसमें, सुपरपोजिशन अलग टॉपिक था, डॉपलर इफेक्ट एक्सक्लूसिवली डिफरेंट टॉपिक है। इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए आपको, बस। ठीक है, इसके बाद प्रॉब्लम नंबर, ठीक है, प्रॉब्लम 86 इज अगेन, 86 पहले देख लो। Hmm, 78, सॉरी प्रॉब्लम 78 पे जाते हैं। प्रॉब्लम 78, तो मैं इस क्वेश्चन को भी प्रॉपरली नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसके पीछे का कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। सो द कंसेप्ट इज, डॉपलर इफेक्ट, आप हेडिंग बता दे रहा हूं, डॉपलर इफेक्ट फॉर पर्सन जिसकी पोजीशन जो है, मतलब पोजीशन इन अ डायरेक्शन अदर देन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सोर्स। पूरा इतना बड़ा लाइन है यार, ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं आपको।
तो प्रॉब्लम मार्क कर लो, प्रॉब्लम अपने आप करना है, मैं तुमको बस मिलता जुलता आइडिया दूंगा जी। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लें कि अगर हमारे पास कोई एक सोर्स है और वो किसी डायरेक्शन में चल रहा है वीएस स्पीड से। अब जो पर्सन है वो उस डायरेक्शन में नहीं है जिस डायरेक्शन में सोर्स चल रहा है, सोर्स जिस लाइन पे जा रहा है, पर्सन यहां नहीं है, पर्सन की पोजीशन कहीं और है, और पर्सन की जो पोजीशन है वो इस सोर्स से किसी एंगल पर है, थीटा एंगल पर। अब अगर आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे तो शायद ये बात समझ आएगी। यस सर। आप फिर से पढ़ोगे ना तो आपको लैंग्वेज, देखो होता क्या है कि क्लास की थ्योरी को और बुक के प्रॉब्लम को रिलेट करने की बात होती है। हम लोग पढ़ाते सब कुछ है, लेकिन हमारी थ्योरी अगर आप क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो, फायदा ही नहीं कोई। केसेस तो सारे ही कवर कर लेते हैं हम लोग। तो अब समझ आ रहा है कि कुछ ऐसा ही है ना, ऐसा ही तो है। तो कैसे, इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे? मतलब देखिए, अगर कोई पर्सन यहां होता बिल्कुल इसके सामने, मतलब वीएस के सामने होता और मान लो रेस्ट पे होता, तो इसके लिए तो हम डॉपलर इफेक्ट आसानी से लगा सकते थे। इट इज एफ इक्वल्स टू एफ एपरेंट इक्वल्स टू एफ टाइम्स वी, ऑब्जर्वर इज नॉट मूविंग एंड वी माइनस वीएस। बट इसमें वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेंगे क्या? राइट, कंपोनेंट्स हो जाएंगे। फॉर दिस पर्सन एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी एफ टाइम्स वी ओवर वी माइनस what component of vs will be toward this person, vs cos theta. So use that component in the Doppler effect formula. बस इतना सा काम करना होता है, माइनस vs cos थीटा। तो ये कंसेप्ट है, अब इसको अप्लाई करना होगा क्वेश्चन में 78 में, 86 में और 87 में। 78, 86, 87 तीन प्रॉब्लम्स है। नहीं वो सब करने हैं, मैं तो कुछ सेलेक्ट करके करवा रहा हूँ। हाँ हाँ मैक्सिमम, अब सब बचे उसी के। बट डॉपलर इफेक्ट में भी ना जैसे 4-5 एक ही पैटर्न पे है, अचानक से फिर कंसेप्ट बदला, जैसे अब से वो बहुत कम है, 9-10 प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसका भी कंपोनेंट करेंगे, पर्सन का भी करेंगे। ठीक है, बट इसमें एक पॉइंट है जिसका आपको बहुत ध्यान रखना होता है, वो थोड़ा सा ना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो थीटा है, ये थीटा मोमेंट कौन सा, मतलब कौन से मोमेंट का थीटा होगा। दैट मींस कि आप सोर्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट तो ले रहे हो, बट कब, क्योंकि सोर्स मोशन में है। एक बार नोटिस करो, जब ये सोर्स मोशन में होगा तो कुछ टाइम बाद ये सोर्स यहां कहीं पर आ जाएगा, उस समय सोर्स और पर्सन को जब मिलाओगे तो अलग एंगल बनेगा। फिर ये सोर्स आगे बढ़ गया तो सोर्स पर्सन को मिलाएंगे तो अलग एंगल बनेगा। तो हम कौन से मोमेंट का एंगल देखेंगे, हम सोर्स को कहां पर लेकर, मतलब सोर्स की पोजीशन क्या रखोगे जब ये एंगल थीटा देखोगे तो हाँ नहीं, दिस इज पोजीशन ऑफ सोर्स। देखिएगा, पोजीशन ऑफ सोर्स आपको लेनी है जब उसने साउंड वेव को एमिट किया होगा। पोजीशन ऑफ सोर्स व्हेन वेव वाज एमिटेड। t इक्वल टू 0 नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, t इक्वल टू 0 नहीं है, t इक्वल टू 0 नहीं है, बट आपको सोर्स की वो पोजीशन लेनी है जब वेव निकल रही है, उससे निकलते वक्त, मतलब हॉर्न बजाया जब आपने, उस समय सोर्स की वेलोसिटी का और ऑब्जर्वर के डायरेक्शन का क्या एंगल था। तो क्योंकि जिस मोमेंट पर आप हॉर्न बजाओगे कहीं बहुत दूर खड़ा हुआ आदमी उसी मोमेंट पर भी सुन पाएगा। साउंड लाइट की स्पीड पे तो चलता नहीं है,
तो साउंड को एक जगह से दूसरे जगह जाने में टाइम लगेगा। इसको समझाते हैं, प्रॉब्लम नंबर 86 देखिएगा। और नहीं, यही तो बता रहे हैं। अभी तो फिलहाल ये कंसेप्ट चल रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में सोर्स एंड ऑब्जर्वर्स आर ऑन द सेम लाइन। मैक्सिमम क्वेश्चंस में, तो उनमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। सम क्वेश्चंस वेयर द पर्सन इज स्टैंडिंग इन सम डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स, तो वहां पर वीएस का कंपोनेंट करना है, ठीक है। ये कंसेप्ट था। इसके ऊपर आपको 78 क्वेश्चन करना है, बट वो आपको छोड़ दिया मैंने। मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ 86 या 87 करते हैं। 86 भी आप कर लेना, 87 देखिए। 87 जो कि बहुत ही क्लासिकल और यूनिक क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 87 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसको मैं जरूर कहूंगा बार बार रिवाइज करूँ 87 क्वेश्चन को। तो इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि एक लाइन है जिस लाइन पे सोर्स चल रहा है, पढ़ते रहो अपने हिसाब से। उसमें मिल जाएगा तुमको, देयर इज अ सोर्स इज मूविंग ऑन अ लाइन। ये बोला है ना कि देयर इज सोर्स मूविंग ऑन अ लाइन विद स्पीड ऑफ, मतलब यहाँ पर सोर्स चल रहा है विद स्पीड ऑफ 170 मीटर पर सेकेंड, और इससे 200 मीटर के डिस्टेंस पे कोई एक पर्सन है, ऑब्जर्वर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, सो लेट इट डी। अब यहाँ पर ना रीडिंग स्किल चेक हो रही है आपकी। देखो ये बहुत ही क्वेश्चन को रीड करने की हैबिट आपकी कैसी है। जेई यार, फिर बोल रहा हूँ, अभी आप इस बार का पेपर एनालाइज करो। आप लोग कहीं पर या तो भेजेंगे, अभी जो हो रहे हैं ना पेपर, अभी कोई देखे तुम लोगों ने एक भी, कोई नोटिस करना अभी जो हो रहे हैं आजकल, आज भी है। यस सर, कल वाला देखा था। आप देखोगे ना तो आपको रियलाइज ही होगा कि यार पेपर बहुत टफ नहीं आ रहा, कुछ भी टफ नहीं आ रहा उसमें, सीधे सीधे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं। दो चीजें चेक की जा रही है, आपके क्वेश्चन को रीड करने की स्किल्स कैसी है, मतलब इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं उसमें से, और दूसरा राइट फॉर्मूला लगाने। बस, मतलब जिनका भी गलत हो रहा है वो या तो उनको फॉर्मूला याद नहीं था या क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, बस, और तीसरी कोई वजह नहीं है गलत होने की। आप लगा के देखना, सीधे सीधे क्वेश्चन। आप बिलीव नहीं करोगे, क्वेश्चन ये आया है कि एक मिरर का रेडियस 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। ये क्लास 10th में भी बताया गया है। रेडियस 40 है तो फोकल लेंथ क्या बनती है, 20। और ये क्वेश्चन है मेंस में, 4 नंबर, कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। आपको भी जस्ट 2 दिन पहले रेजोनेंस कॉलम का एंड करेक्शन का फॉर्मूला दिया था, L2 - 3L1/2। एग्जैक्ट क्वेश्चन, L1 L2 वाज गिवन, व्हाट इज द एंड करेक्शन। लॉजिक कहाँ है इसमें, याद होता बना तो सब अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि या तो कोविड की वजह से इन्होंने ऐसा पेपर बनाया है, हो सकता है, क्योंकि इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब ये आज तक कभी इन्होंने इस तरीके के पेपर नहीं दिए जो सीधे फॉर्मूले में थे। तो या तो इसलिए बनाया होगा कि भाई कोविड है, बच्चों में पढ़ा नहीं है, तो फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप आसान बनाओगे तो सभी के लिए आसान हो गया। फिर भाई पहले कहाँ मिला, वो देखो, पढ़ना किसको था, नहीं पढ़ता यार, कोई नहीं पढ़ता है, बस कोई वो इस उम्र में पढ़ने में मन कहाँ लगता है, ये बताओ। और जब तक मन लगता है पढ़ने में, तब तक बहुत लेट हो जाता है। देखो
हमने हमेशा बोला है कि जेई का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट हमेशा बोलता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डिफिकल्ट रहेंगे। ये चीज हमने हमेशा हमेशा बोली हुई है। डिफिकल्ट है अपने आप को बाकी चीजों से बचा के रखना। भाई स्कूल जाओगे, फ्रेंड्स मिलेंगे, वो दुनिया भर की बातें करेंगे, वो ऐसी सी बातें करेंगे जिससे आप अट्रैक्ट हो जाओगे, आपका भी मन करेगा करने को। नहीं, कुछ ऐसा बता देंगे वो, कल हमने ये किया, परसों हमने ये किया, यहाँ गए थे, उसके साथ गए थे, ये किया वो किया, तो मन में आपके भी होगा यार हम भी करें। तो रेजिस्टेंस जो अपनी है ना अंदर वाली, वो खत्म हो जाती है। फिर मोबाइल टीवी कब तक दूर रखोगे? क्या भाई, छोड़ तो दोगे नहीं एकदम, ऐसा तो है नहीं। और जिस दिन हाथ में मोबाइल लगा और कोई एक आध वीडियो आपने देख ली यूट्यूब की, तो फिर वो यूट्यूब आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा आपको भी नहीं पता चलता। आप एक वीडियो देख तो लो जरा बस, फिर वो उसी के सिमिलर आपको ऐसी सी वीडियोस भेजता रहेगा। भाई साहब अभी वो तो कहावत है उसकी की, फंसाया जा रहा है आपको, सबको फंसाया जा रहा है, आप क्या हम लोग को भी फंसाया जा रहा है, जिसको आदत पड़ी नहीं कि बर्बाद। ये सब टफ है, पीसीएम आसान है। चलो खैर जल्दी से इसको खत्म करें। अब इसमें ना जो सबसे बड़ा गेम है इस क्वेश्चन का, सबसे चैलेंजिंग पार्ट जो है वो क्वेश्चन का लैंग्वेज है। लैंग्वेज चैलेंजिंग है, कंसेप्ट नहीं। सोर्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1200 शायद, है ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स गिवन एज 1200। तो वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फाइंड द, वहां पढ़ना पड़ा, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। सुनना, एक धीरे धीरे पढ़ी तो, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिसीव्ड बाय दिस पर्सन ना, डिटेक्टर या पर्सन एक ही बात है। When source is अब closest इस to it. पूरी लाइन को ब्रेक करके पढ़ो जरा, इस पूरी लाइन को आराम से पढ़ो। सोर्स सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कब आए, कहां पे होगा? थीटा बराबर 90 परपेंडिकुलर। यहाँ पर इस पॉइंट पर, हियर द सोर्स इज क्लोजेस्ट, एट दिस पॉइंट सोर्स इज क्लोजेस्ट टू ऑब्जर्वर, राइट? इससे कम डिस्टेंस तो कहीं होगी नहीं। तो इस समय साउंड एमिट हो रहा है या साउंड रिसीव हो रहा है? लैंग्वेज पढ़ो एक बार फिर से। रिसीव, मतलब सोर्स यहां पहुंचा और इनके कानों में घंटी बज गई, साउंड भी आ गया यहां पर, साउंड को रिसीव कर लिया इन्होंने और सोर्स यहां पर है। तो क्या ये सोर्स यहीं पर, यहीं से साउंड निकला होगा? नो सर, आगे नहीं। कभी कभी जैसे हम लोग घर में खड़े होते हैं, अचानक से आवाज आपके कान में पड़ती है, तो पता चलता ऊपर प्लेन जा रहा है, ऊपर से हम देखते नहीं है। फिर तो जिस मोमेंट पर आपके कान में आवाज आई, नहीं देखा नहीं, जिस मोमेंट पर आपके कानों में आवाज आई कि यार एक प्लेन जा रहा है कोई, तो क्या वो उसी मोमेंट पर प्लेन से साउंड निकला होगा? नो सर, प्लेन साउंड तो बहुत पहले निकाल दिया होगा, तो इतना ऊपर था कि आपके कानों तक साउंड आते आते प्लेन निकल गया आगे। और इसीलिए कई बार क्या होता है कि जब आप साउंड सुनते हो तो प्लेन दिखाई नहीं पड़ रहा होता है, आवाज आ जाती है लेकिन दिखता नहीं कहां चला गया वो, क्योंकि जब तक आप सुनते हो तब तक वो साउंड निकाल करके और फिर गायब, बहुत तेज चल रहे होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर सोर्स लेफ्ट से राइट साइड की तरफ चल रहा है, ठीक है ना, आप इमेजिन करो कि मैं इस कोने में हूं, ये ऑब्जर्वर है, और कोई साउंड इनके पास तब पहुंचेगा जब मैं इनके सामने आ जाऊंगा, तो उसको मैंने एमिट कब किया होगा? पीछे। तो यहां पर कहीं एमिशन ऑफ साउंड रहा हो। साउंड की एमिशन और साउंड का रिसीविंग, ये दो अलग अलग टाइप होंगे। और मैं पीछे जो आपसे कह रहा था ना कि जो वीएस कॉस थीटा में थीटा रखना है,
वो कब का रखोगे, जब साउंड एमिट करने वाले थे या जब साउंड रिसीव हो गया? एमिट वाला। एमिट। हाँ, तो जब एमिट हुआ था तो वहां से तो ऑब्जर्वर का कोई एंगल बन रहा था, वो 90 तो बन नहीं रहा था। तो हमें ये थीटा चाहिए, 90 नहीं होगा थीटा। बस इसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों में नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। उनको ये तो बता दिया जाता है कि वीएस का कंपोनेंट करना है, बट ये कोई बताना भूल जाते हैं कब करना है। ठीक है, तो इसका मतलब साउंड यहां से निकल करके पर्सन की तरफ जा रहा होगा, और जितनी देर में साउंड उस पर्सन तक पहुंचा होगा उतनी ही देर में सोर्स आगे आ गया होगा। तो ये दोनों सेम टाइम में होंगे ना, तो ये डिस्टेंस आपका 170 इंटू टी होगा, और ये डिस्टेंस साउंड की स्पीड कितनी दी हुई है इंटू टी होगा। सो यू कैन नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, बिकॉज दोनों सेम टाइम में हो रहा है। थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। एंड नाउ एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी विच इज 1200। ऊपर साउंड की स्पीड 340, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, अपॉन 340 माइनस सोर्स 170, बट सिर्फ 170 नहीं होगा, बिकॉज जब साउंड एमिट हुआ है तो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में एक एंगल बना हुआ है, तो कॉस थीटा भी यहाँ पर लेंगे, और वो कितना थीटा लेंगे 60, और वो यहाँ से निकाल सकते हैं, बिकॉज कॉस थीटा विल बी 170 इंटू टी अपॉन 340 इंटू टी, दैट इज 1/2 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और इससे एपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी। तो ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन का और कंसेप्ट का प्रॉब्लम, ये क्लैरिटी चाहिए। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, साउंड की स्पीड है तो दिया है प्रॉब्लम में। साउंड इस डायरेक्शन में चल रहा है और सोर्स इस डायरेक्शन में चल रहा है, अलग अलग डायरेक्शंस में, तो उन्हीं केसेस में कॉस थीटा वाला कंसेप्ट रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा, जैसे कुछ लोग होता है कि एक बार हॉर्न बजाया और चल दिए, चुप हो गए, और कुछ होते हैं ऐसे जो हॉर्न पे हाथ रख के ही चलते हैं, मतलब दोनों तरीके के लोग होते हैं। खाली सड़क होगी तब भी हॉर्न बजा के चले जाए, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअसली हॉर्न बजाया जा रहा है, सोर्स इज एमिटिंग साउंड कंटिन्यूअसली, ब्रेक ही नहीं ले रहा वो, तो ये वैसा ही सोर्स है ना शायद, लिखा है कि एमिटिंग कंटिन्यूअसली, ये नहीं लिखा ऐसा। मतलब साउंड निकालते हुए चल रहा है ना, कि बीच बीच में निकाल रहा है, लगातार हॉर्न बजाए पड़ा है। ऐसा नहीं कि साउंड यहाँ एमिट करने के बाद चुप हो जाएगा, तो फिर इसका मतलब जब सोर्स यहां से निकल रहा होगा तब भी साउंड बज रहा होगा। ठीक है, तो अगर यहां पर साउंड एमिट किया जाए तो उसको हम कितनी फ्रीक्वेंसी पर रिसीव करेंगे। अभी देखिए, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे साउंड रिसीव कर रहे हो आप, अगर क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे साउंड एमिट करते, वो क्वेश्चन का बी पार्ट है आपका, if the closest distance is the position when the sound is emitted now, ए पार्ट में क्लोजेस्ट डिस्टेंस को हम रिसीव कर रहे हैं, बी पार्ट में क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे साउंड को एमिट कर रहे हैं, और अगर ऐसा है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे साउंड को एमिट कर रहे हो आप, तो सिचुएशन दूसरी है।
तो अगर ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पर सोर्स है और ये इस तरफ चल रहा 170 मीटर पर सेकंड से, और ये एमिजन का टाइम है, यहाँ पर एमिजन साउंड का, तो इस समय सोर्स की वेलोसिटी से कितने एंगल पर ऑब्जर्वर है? तो अब अगर आप यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला लगाओगे तो एफ वी ऑब्जर्वर रेस्ट पे वी माइनस वी एस कॉस 90 विच इज सेम एज एफ, और बी पार्ट उन्होंने यही पूछा है। बी पार्ट में वो इनडायरेक्ट वे में पूछा है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी नोटिस हो रही है वो 1200 ही हो रही है, मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल है वही ये सुन रहा है। तो ये कब होगा? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और एपरेंट फ्रीक्वेंसी बराबर तभी आ सकती है जब साउंड का एमिशन उस समय किया गया हो जब सोर्स की वेलोसिटी से कितने एंगल पर ऑब्जर्वर था, 90। अदरवाइज नीचे कॉस थीटा की कुछ वैल्यू बची, कॉस 90 में 0 हो जाएगा ये, तो वी और वी कैंसिल। बट इस साउंड को रिसीव कुछ टाइम बाद करेंगे, क्योंकि अगर क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर एमिशन होगा तो साउंड यहां पर एमिट होने के बाद कुछ टाइम लेगा नीचे जाने में। बाय दैट टाइम सोर्स विल बी समवेयर हियर व्हेन द साउंड इज रिसीव्ड। और तब ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में ये आपसे पूछा गया, ये तो पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम कब, एमिशन का या रिसीविंग का टाइम? पूछो देखो लैंग्वेज में, रिसीविंग बी पार्ट में नहीं लिखा है। तो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग का प्रॉब्लम था, रीडिंग अगर सही हो जाएगी, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया है कि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से गलत हो जाता है, कंसेप्ट आ रहा होता है फिर भी गलत हो जाता है। सर इसमें पूछ रहा है व्हेन इट डिटेक्ट्स द फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज, तो मतलब डिटेक्ट कब करता है सर? जब रिसीव करोगे तभी तो, जब आपके कान में कुछ आएगा तभी डिटेक्ट होगा। और सर हमने ये कैसे देखा कि परपेंडिकुलरली एमिशन हो रहा है? परपेंडिकुलर एमिशन हो नहीं रहा है, क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन कह रहा है कि हमको वही फ्रीक्वेंसी मिले जो थी, जिस फ्रीक्वेंसी पे साउंड निकला है उसी फ्रीक्वेंसी पर मुझे मिलना है। तो ये तभी हो पाएगा जब नीचे 90 का एंगल बने, क्योंकि Okay, 90 सर, इसी केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकते हैं। यस सर, मतलब इसने बेसिकली एफ अपेरेंट 1200 दे रखा है और एफ एक्चुअल भी 1200 है, तो कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। हाँ समझ पाए इसको? जी सर। ठीक है, अच्छा। और इसका लास्ट प्रॉब्लम जो है ना, लास्ट क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या नया क्या मिल रहा तुम्हें? तो अब ऊपर का एक भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा, खत्म हो गया। बिकॉज इसमें हमने जो फॉर्मूले डिराइव किए थे ये मानते हुए डेरिवेशन थे, दे वर मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटीज। क्वेश्चन में वो एक्सेलरेट हो गए, तो नो फॉर्मूला विल वर्क। पहला बात तो ये हो गया, फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो काम क्या करेगा भाई सर? दैट मीन्स वी नीड टू डिराइव, इसीलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ नहीं, इंटीग्रेट भी नहीं, आपको डॉपलर इफेक्ट का ये फॉर्मूला डिराइव जैसे हुआ है ना, अब आप डेरिवेशन रिपीट करो, पूरी पूरी डेरिवेशन रिपीट करनी पड़ेगी। ये एक्सट्रीम लेवल पे आ गए डॉपलर इफेक्ट का, बिल्कुल लास्ट लेवल जो चल रहा है, जिसको बोल सकते हो कि
डिफिकल्ट पेपर जब बनते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट उसी लेवल के हैं ये सब, एडवांस वगैरह के, ओलंपियाड लेवल के। डिफिकल्ट साइड वाले क्वेश्चन, आसान वाले क्वेश्चन तो पहले कराए। तो भाई जिस तरीके का पेपर अभी आ रहा है उसके हिसाब से तो हमारी तैयारी पूरी है, बट होता ही है ना कि यार कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता ना कि भाई मेरे टाइम पर भी ऐसा ही होगा। ये तो लॉटरी सिस्टम है। इवन आप 12th बोर्ड के पेपर में कोई गारंटी नहीं ले सकता, जहां पर आपको पहले से पता है कि सब कुछ एनसीईआरटी से आएगा, तब भी कोई गारंटी दे सकता है कि भाई यही आएगा। हार्ट बीट देखो एग्जाम से पहले, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस अब कहाँ चले जाए। तो जिसका सिलेबस प्रिसाइज है, डिफाइंड है, और सब, और चांसेस इस बात के होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उस समय डर लगता है। तो इसका तो सिलेबस ही अनलिमिटेड है। देखो देखो मतलब सॉरी, हम लोगों ने डेरिवेशन जब किया था तो ये कहा था कि हमारा सोर्स S1, सोर्स वाज S, और यहाँ पर कोई लिसनर है। क्या लिसनर इस क्वेश्चन में चल रहा है? ऑब्जर्वर। कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है इस क्वेश्चन में जिससे ये मालूम चले कि ऑब्जर्वर चल रहा है? नो सर, नहीं है, तो हम उसको स्टेशनरी मान लेते हैं। ऑब्जर्वर नहीं चल रहा हमारा, कोई बात नहीं। सोर्स तो चल रहा है, ठीक है, इसने पहली वेव एमिट कर दी। अब आप डेरिवेशन देखना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। इट स्टार्ट्स विद 0 वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, बट विद सम एक्सेलरेशन। एंड लेट, इसने पहली वेव एमिट की, इसने जो अब डेरिवेशन की थी ना, वो डेरिवेशन करनी पड़ेगी आपको। फर्स्ट वेव इसने एमिट की, और वो वेव v स्पीड से चलेगी, ठीक है। बाय द टाइम इस सोर्स ने दूसरी वेव एमिट की होगी, कहां पहुंच गया होगा ये? आगे। सोर्स आगे डिस्प्लेस हो गया होगा जब इसको ये पता चला होगा कि मुझे दूसरी वेव एमिट करनी है। और कितने टाइम बाद? आफ्टर 1/f सेकेंड। इसको याद आया कि यार दूसरी वेव भेजनी थी। रुक जाओ बच्चा, रुक जाओ। एंड बाय दैट टाइम सोर्स ने एक डिस्प्लेसमेंट कर लिया होगा। कितना आएगा काइनेमेटिक्स के हिसाब से? इनिशियल स्पीड 0 है और एक्सेलरेशन a है, हाफ टाइम, और टाइम इज 1/f। तो ये हो गया, सोर्स आगे आ गया। और इसी टाइम में पहली वेव कहां पहुंच गई होगी? फर्स्ट वेव। जब दूसरी वेव निकलने वाली है तो पहली वेव कहां पहुंच गई, कितना आगे चली गई? वेवलेंथ बराबर। तो वेव की नहीं, वेव की स्पीड तो कांस्टेंट है ना, वो थोड़ी एक्सेलरेट हो रही है। तो वेव ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा वो स्पीड ऑफ द वेव इनटू टाइम, दिस इज 1/f। सोर्स एक्सेलरेट हो रहा, वेव नहीं। और अभी हमने आपसे एक बात कही थी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वेवलेंथ है। अब आप देखो वेवलेंथ क्या आएगा, पहले वेवलेंथ निकालो। ये हम एक तरीके से पूरा डेरिवेशन ही कर रहे हैं। निकाल सकते हैं लैम्डा की वैल्यू? सर v माइनस vs into 1/f। मतलब 1/f will be common I think, and then you will have v minus a upon 2f। अगर गलत नहीं तो ऐसा कुछ है लैम्डा की वैल्यू। यस सर, पुट करके वैल्यू यही है। हाँ, एंड क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, वो नहीं चल रहा है, तो वेव की स्पीड क्या लेंगे? ऑब्जर्वर तो चल नहीं रहा इसमें, तो जो v है वही रखो। तो फ्रीक्वेंसी एपरेंट इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ द वेव विच इज v अपॉन द वेवलेंथ, विच इज 1/f v minus a divided by 2f।
अगर ऑब्जर्वर चल रहा होता तो क्या करना पड़ता मुझे? वेव की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लेनी पड़ती है, बस इतना काम करना होगा। चलो मैच कर लो, आंसर आ जाएगा, देख लो। तो पहले उसको इसलिए कराया ना, ये तो बिल्कुल क्लास के एंड में क्यों करा रहा हूँ कि ये तो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, मतलब ये 0.1% चांस 0.5% चांस होता है कि कभी आएगा, चांस है 0.1% 0.2% भी है, लेकिन बस एक चांस है। तो हम लोग मतलब बेसिकली ये उन बच्चों के लिए हम लोग कह देते हैं भैया अगर आपका टारगेट डबल डिजिट रैंक का है तो आप इन सब क्वेश्चन पे ध्यान दो, और अगर आपका टारगेट डबल डिजिट रैंक का नहीं है तो छोड़ दो इन सबको, मेंस में तो नहीं आना। हाँ सर, फ्रीक्वेंसी एपरेंट जो है इसमें v बाय लैम्डा का वो लगा दिया है ना? ओके सर, मैच करके आंसर देता है। मैं समझे ऐसा होता है कि अपने अपने टारगेट्स के ऊपर होता है। मैं अगर मान लो मेरा टारगेट जेई एडवांस में भी 1500-2000 रैंक लाने का है, उसमें भी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, तो काहे को इतनी टेंशन लेनी भाई, ये कभी आने का चांसेस कम ही है ना, आएगा तो छोड़ देंगे पेपर में, ये भी एक तरीका होता है। और एक होता है कि नहीं हम छोड़ेंगे क्यों, हम ये भी करके जा रहे हैं। तो इसीलिए बुक के सबसे लास्ट में इस क्वेश्चन को डाला गया है, उनको पता है कि स्टूडेंट यहाँ तक आते आते छोड़ चुके होते हैं सब। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है वो देख लो, लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी बड़ा अच्छा है, मतलब इसके ऊपर वाला, हाँ जस्ट ऊपर सर्किल वाला, इसके ऊपर सर्किल वाला, ये सब क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि टाइम नहीं है, अब आप प्रैक्टिस तो करोगे नहीं 100%, तो एटलीस्ट इतना नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब इंटरफेरेंस आपको अपने आप करना होगा या फिर देखेंगे कोई अगर एक आध क्लास बीच में कहीं बुला पाए बता देंगे, या ऑनलाइन में ही करा लेंगे, वो छोटा टॉपिक है वो, मतलब आपका Yes, sir, मेजर online. टॉपिक कवर करा दिए। इंटरफेरेंस में प्रॉब्लम इसलिए भी नहीं है कि वो क्लास 12 में फिर से होना ही है, क्लास 12 में बहुत डिटेल में होना है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ये क्वेश्चन जल्दी से देखो आप, इसमें क्या हो रहा है कि एक सोर्स मेरे ख्याल से है जो एक सर्किल पे चल रहा है, अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन तो ऐसा ही कुछ है ना, कितनी स्पीड से, v 88th क्वेश्चन है ना शायद ये, और जितना मेरे को याद आ रहा है उसमें कुछ ऐसा ही है कि इसी सर्किल में आगे कहीं पर जाकर के एक ऑब्जर्वर, हाँ घुमा रहे हैं ना, ठीक है स्ट्रिंग बांध के घुमा रहे हैं, बट वहीं पर ऑब्जर्वर भी है ना तेरे सामने कहीं, क्वेश्चन देखोगे। जी सर। इंपॉर्टेंट है लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और फिर पूछा क्या गया आपसे, मैकेनिक्स है ना इसमें, टेंशन भी पूछा है कुछ, लेकिन और तो कुछ दिया होगा ना, फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी जो एमिट कर रहे हैं, कितना 5, चलो तो एमिटेड फ्रीक्वेंसी 500 है, क्या सुनने वाले फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, टेंशन के बारे में, चलो कितना, और क्या दिया है, सर टेंशन के बारे में ये बताया कि स्प्रिंग टाइट रहती है जब सोर्स हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। अच्छा सोर्स, जब तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हुआ, रिकॉल करना, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी होगा फिर, और रेडियस याद आया आपको कि जब बॉटम पॉइंट पर होते हैं तो √5 GL स्पीड होती है, यस सर, √5 GL, L मतलब R, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब होते हैं तो स्पीड होती है 2 GL।
टू नहीं होता उसमें। हाँ GL से, यस। तो कुल मिला के मैकेनिक्स को याद दिलवा रहे हैं आपको। तो ये भी एक चांस होते हैं फिर एग्जाम्स में, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी। यही सब परेशान करने वाले हैं। डॉपलर तो मान लो डॉपलर तो आता है, लेकिन अब ये वाला कंसेप्ट याद नहीं आया अगर, तो डॉपलर का करोगे क्या? समझ गए प्रॉब्लम कहां पर फंसती है? डॉपलर आसान था, और जब जिस टाइम ये पढ़ रहे थे उस टाइम ये भी आसान था, लेकिन दोनों का मिलन हुआ करीब 4 महीने बाद, वो टफ हो गया। अभी क्या करोगे? क्या पूछा है इसमें अभी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। तो फिर मिनिमम भी पूछा होगा। तो और तो फर्स्ट पार्ट अगर ये, तो सेकंड क्या है फिर? सेकंड है ऑब्जर्वर सिचुएटेड एट अ लार्ज डिस्टेंस वर्टिकली above the center of the circle, find the frequency heard by the observer corresponding to the sound emitted by the source when it is at the same height as. ओके ओके, समझा। तो ऐसे थी। तो पहले तो उन्होंने मैक्सिमम पूछा है ना, तो सुनिएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब आएगी, नोटिस करो। एफ मैक्सिमम इज एमिटेड 500, वेव स्पीड दिया होगा, साउंड की स्पीड 330, ठीक। ऑब्जर्वर रेस्ट पे। हाँ, अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो यहां पर माइनस के बाद लोवेस्ट वैल्यू रखोगे ना, कौन सी वैल्यू? ये रूट जी आर। तो ये भी कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू जी को 10 मान लें अगर, तो ये 4 आएगा। 4 मतलब बेसिकली ये 4 रखेंगे यहाँ पर, ये चीज 4 मीटर पर सेकंड हो गई। लेकिन प्रॉब्लम है, ये मैक्सिमम नहीं हो सकता, क्योंकि जब सोर्स यहां चला गया तो सोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट हो गई, और साउंड सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा हो, तो यहां -4 हो जाएगा, समझा? सो इट विल बिकम +4 एक्चुअली। सो दिस इज नॉट मैक्सिमम। व्हाई? हाँ, ये मिनिमम हो जाएगा, बल्कि मैक्सिमम नीचे आएगा √5 पे, क्योंकि यहां पर सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, साउंड इज आल्सो मूविंग टुवर्ड राइट, तो यहां पर डिनोमिनेटर पे -n रहेगा। भले वो √5 लेकिन माइनस है ना, वो तो 330 माइनस समथिंग हो रहा है। उसके लिए बोला है बहुत लार्ज डिस्टेंस पे। एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है। ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, मतलब कि ये रेडियस बहुत छोटी है, तो इस पॉइंट को लगभग सेंटर पे मान सकते हो। ये अप्रोक्सीमेशन यूज हो रहा है उसमें। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। देखो सॉरी जी, बच्चा यही होता है, आपको हर एक एंगल से प्रिपरेशन करनी होती है, नॉलेज से, समझने से, रीडिंग से, और इसीलिए कहा जाता है कि खूब सारे क्वेश्चन लगा लो, ताकि इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाए। तो लार्ज मतलब इतना बड़ा डिस्टेंस है वो, कि हम सर्किल का साइज नेग्लेक्ट कर सकते हैं। So you can think of that the source is at the center point, so there is no angle. समझ रहे हो? Yes, sir. Only thing is, it is either moving towards observer or moving away from observer. And to get maximum, we must have a minimum in the denominator. So there must be minus sign. ये हो गया। एंड जब वो कह रहे हैं कि जब ऑब्जर्वर की ही हाइट पर सोर्स आ गया, मतलब सोर्स यहां आ गया, ऑब्जर्वर के हाइट पे यही पर √3GR। हाँ, √3GR तो वेलोसिटी आएगी यहाँ पर, बिल्कुल सही है। बट प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब सोर्स यहाँ पर है और ऑब्जर्वर यहाँ पे उससे 90 डिग्री के एंगल पर, तो यहाँ तो आपकी एपरेंट और रियल फ्रीक्वेंसी सेम आ जाएगी, बिकॉज इसमें तो VS cos थीटा, नीचे डिनोमिनेटर में जो cos थीटा है वहाँ cos 90 है। तो अगर यहाँ पर कोई साउंड निकलेगा वो तो उसी फ्रीक्वेंसी से पहुंचेगा जिस फ्रीक्वेंसी से निकला है।
और मेरे ख्याल से यही आंसर भी होगा, देखो। नहीं है? 511 है सर। एक मिनट पर क्वेश्चन पढ़वा लो तुम लोग। अब ये डायग्राम गलत हो गया, सॉरी। ऑब्जर्वर सेंटर के वर्टिकली ऊपर है। तुमने डायग्राम हमारा गलत बन गया है। ऑब्जर्वर यहाँ नहीं है, बी sir, पार्ट वो के लिए, मतलब ये उसमें क्वेश्चन के बी पार्ट के लिए ऑब्जर्वर यहाँ है, सेंटर के ऊपर है। तो यहाँ पर √3GR वाला केस चलेगा। सेकंड पार्ट में इस ऑब्जर्वर की बात ही नहीं कर रहा, वो यहाँ वाले ऑब्जर्वर की बात कर रहा है। तो एक बार वो √3GR से उसकी तरफ जाएगा और दूसरी बार √3GR से उसके अपोजिट जाएगा। तो जब √3GR से ऊपर जा रहे होंगे ऑब्जर्वर की तरफ, तो आंसर आएगा 500 इंटू 330 अपॉन 330 माइनस √3GR। और इधर जब जाएंगे तो वो नीचे प्लस √3GR हो जाएगा। इसीलिए एक वैल्यू 500 से ज्यादा आएगी और एक वैल्यू 500 से कम आएगी। क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुई है। तो ये तुम्हें सैंपल दिखाया यार, इसलिए ठीक है। टॉपिक हम जो भी करते हैं वो कंप्लीट करते हैं, इसीलिए डॉपलर किया तो डॉपलर कंप्लीट है, बीट्स किया था तो कंप्लीट कर दिया। मतलब कुछ ऐसा ना रखो कि फिर आपको 12th में दोबारा उठाना पड़े या कभी भी। जो छूट गया सो छूट गया, बट जो कर लिया वो पूरा है। फिर डॉपलर पूरा हो गया, स्टैंडिंग पूरा हो गया, बीट्स कंप्लीट हो गए, ट्रैवलिंग वेव पूरा हो गया। मतलब ऑलमोस्ट दोनों मिला करके सिर्फ एक इंटरफेरेंस का टॉपिक छोड़ करके वो पूरा है। और इंटरफेरेंस भी अब हो जाएगा, कभी बीच में देख लेंगे, अनाउंस कर देंगे। टोटल 9 है, बता दे रहा कौन से हैं। इंटरफेरेंस के क्वेश्चन ये हैं, ये यहां से स्टार्ट है। ट्वेंटी 24 से और 35, 24 to 35 ये इंटरफेरेंस के हैं। 11 तो टोटल 89 में से 11 है यार, 1/8 है। 1/8 मतलब 12% हुआ खाली। 88% हो गया ना आपका, ठीक है। और इसलिए भी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इंटरफेरेंस 12th में है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परेशान मत हो, वो आराम से हो जाएगा। सर क्विंस स्कूल एक्सपेरिमेंट है 12th में? नहीं वो नहीं है, वो इंटरफेरेंस का ही है, लेकिन जब इंटरफेरेंस कराएंगे तो वो भी करा देंगे। ओके सर। वो सब करा दिया जाएगा आपको, पर उसकी टेंशन ना लो।